Dear student, in this video lecture, we are going to discuss bacterial reproduction. Bacterial reproduction में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, इसीलिए हम इस सेक्शंस को दो वीडियो लेक्चर्स में फ्रैगमेंट कर देते हैं. प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में मैं बाइनरी फिजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करूँगा. बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम काउंट किया जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या बनती हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप का वो पाया जाएगा वो होता है बाइनरी फिजन. बाइनरी जो फिजन है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का है. उसके बाद यहाँ पे कॉनिडियोस्पोर भी बनते हैं. कॉनिडियोस्पोर के अलावा कुछ और स्पोर जैसे ऑइडिया स्पोर भी बनते हैं, राइट, ऑइडियोस्पोर. उसके बाद यहाँ स्पोरेंजियोस्पोर भी बनते हैं, ठीक है. तो ये सर्टेन स्पोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डिवीजन पाया जाएगा वो पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बाइनरी फिजन. तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन है उसमें किस तरीके से ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, किस तरीके से वहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स दो इक्वली बराबर सेल्स में डिवाइड है. अगर हम बाइनरी फिजन को देखें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है. मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो है फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं, जैसे अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं, पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है, स्पेस की कोई कमी नहीं है, तो उस सिचुएशन में बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है. और वहाँ पे जो ग्रोथ कर्व वो शो करेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वहाँ पे वो शो करता है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को मैं बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, अगर हम बाइनरी फिजन की मैकेनिज्म को देखें तो जो मेन डीएनए है उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन से एक डीएनए से दो डीएनए कॉपी यहाँ पे फॉर्म होती हैं. जब यहाँ पे पेरेंटल जो डीएनए था, जो मेन डीएनए था जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, वो जब रेप्लिकेशन में भाग लेता है तो वो मीजोसोम के साथ अटैच हो जाता है. जैसे ये यहाँ पे मीजोसोम पाए जाते हैं इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धस के मीजोसोम बनाती है. तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये मीजोसोम है, ठीक है. तो ये जो मीजोसोम है इनके साथ ये डीएनए बाइंड है और ये जो मीजोसोम है ये अपना रेप्लिकेशन करेगा. तो ये जो मीजोसोम है जब ये डीएनए पूरा रेप्लिकेट हो जाता है तो ये मीजोसोम भी यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है और ये दोनों मीजोसोम दो अलग डिफरेंट पोल की तरफ चलने लगते हैं, मूव करते हैं. जब ये मीजोसोम भी मूव करेगा तो मीजोसोम के साथ ये दोनों पेरेंट डीएनए हैं ये दोनों चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं. तो इसके साथ मीजोसोम के साथ ये डीएनए कॉपी भी मूव करती है और इस तरीके से दोनों डीएनए कॉपी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. जब यहाँ पे दोनों डीएनए कॉपी अलग हो जाती हैं तो बैक्टीरियल सेल बिल्कुल इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से धंसने लगती है और यहाँ पे एक इस तरीके से रिंग जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है. इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर को पेरिफेरल रिंग कहते हैं. तो जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से धंस रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है और इस रिंग को हम पेरिफेरल रिंग कहते हैं. इसी पेरिफेरल रिंग वाली जगह पर बाद में सेल वॉल का डिपोजिशन होता है और जब यहाँ पे सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे नई सेल वॉल बन जाएगी, तो इस तरीके से दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. तो कहने का मतलब है कि बाइनरी जो फिजन है उसमें पहले तो डीएनए की दो कॉपी बनी, उसके बाद मीजोसोम की दोनों जो कॉपियां बनी थी उन्होंने माइग्रेशन किया. मीजोसोम की मूवमेंट के कारण दोनों डीएनए कॉपी एक दूसरे से अलग हुई. उसके बाद जब दोनों डीएनए कॉपी दो अलग अलग पोल पर पहुंच गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंसने लगी और वहाँ पे एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनी जिसको हम पेरिफेरल रिंग कहते हैं. और पेरिफेरल रिंग वाली जगह पे ही बाद में दो बैक्टीरियल सेल
दो डॉटर सेल के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और उसी जगह से दोनों सेल अलग हो जाती हैं और इस तरीके से एक सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो ये बाइनरी फिजन का एक जनरल प्रोसेस है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जब भी डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी यहाँ रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए की जो शेप है वो थीटा शेप में दिखाई देता है। जैसे मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज करते हैं थीटा, उसके जैसे यहाँ पर शेप दिखाई देती है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। ये जो थीटा शेप है, जैसे आज की डेट में मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो ये किसने बताया? एक वैज्ञानिक थे कैन। उन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवरी की थी कि भाई रेप्लिकेशन में जो डीएनए है वो थीटा जैसा दिखाई दे रहा है। इसी को कैन थीटा मॉडल कहते हैं। ठीक है। पेरेंट क्रोमोसोम मीजोसोम से अटैच होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाइनरी फ्यूजन जो है ये अकेला मोड नहीं है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्पोर भी बनते हैं, जैसे कॉनिडियो स्पोर बनते हैं, ऑइडिया स्पोर बनते हैं, राइट। उसके बाद स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं। तो ये अदर एसेक्सुअल स्पोर हैं जो बैक्टीरिया में बनते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन ये नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉमन, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में हमने यहाँ देखा जैसे किसी भी तरीके का कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, किसी तरीके का यहाँ पे सेंट्रियोल्स और इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बाइनरी फिजन जो है उसके बाद अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको लेके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल यहाँ समझना जरूरी है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली नहीं पाया जाता, लेकिन जीन ट्रांसफर पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर मान लो कोई जीन्स है ए, और इस बैक्टीरियल सेल का भी नाम है ए। ये बैक्टीरियल सेल अपने इस ए जीन को या किसी भी जीन को इस दूसरी बैक्टीरियल सेल बी को ट्रांसफर तो कर सकती है। अब जब ट्रांसफर हो रहा है तो जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो जीन ट्रांसफर जब यहाँ ये जीन यहाँ आएगा तो ये बी के जीनोम के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि बी का अपना भी कोई जीनोम होगा, अपना भी कोई डीएनए होगा, तो उसके साथ ये जब जीन्स इधर आएगा तो ये उसके साथ फ्यूज होगा, कुछ तो रिएक्शन शो करेगा, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे जीन का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए यहाँ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली यहाँ नहीं पाया जाता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो लिटरेचर है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली टर्मिनोलॉजी बैक्टीरिया के केस में यूज नहीं की जाती। आपको मैक्सिमम जो लिटरेचर है उसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टर्मिनोलॉजी ही यूज वहाँ पे होती है। तो जो जीन ट्रांसफ़र है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम में जीन ट्रांसफ़र पाया जाता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र या इसी का नाम है लेटरल जीन ट्रांसफ़र, और दूसरा है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र या ये वर्टिकल तो यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से ये जीन ट्रांसफ़र पाया जा रहा है, लेटरल जीन ट्रांसफ़र या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, एक ही बात है, और दूसरा है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है इसमें क्या होता है कि एक ही जनरेशन के अंतर्गत जीन एक्सचेंज होता है, जबकि वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन ट्रांसफ़र होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे बैक्टीरिया में यहाँ पे जो है एक बैक्टीरियल सेल है ए, ये जो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ ये कुछ जीन को एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा बैक्टीरिया है ये ए का कोई बच्चा नहीं है, ऑफस्प्रिंग नहीं है, ये सेम जनरेशन है। इसका मतलब यहाँ पे सेम जनरेशन में जीन ट्रांसफ़र हो रहा है और इसका इफेक्ट बी में तुरंत ही दिख जाएगा और इसका इफेक्ट भी सेम जनरेशन में ही दिख जाएगा। लेकिन वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होता। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में जो जीन ट्रांसफ़र इफेक्ट है वो एक तो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, और दूसरा वो जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑफस्प्रिंग में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है पेरेंट्स से। तो इस तरीके का जीन ट्रांसफ़र वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहलाता है।
बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पाया जाता है बैक्टीरियल सिस्टम में, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, जबकि यूकैरियोटिक सिस्टम में वर्टिकल जीन ट्रांसफर पाया जाता है। हॉरिजॉन्टल जो जीन ट्रांसफर है ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है इसमें दो तरीके के एग्जाम्पल्स पाए जाएंगे। जैसे आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, राइट, आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी एक्स्ट्रा मीडियम की ज़रूरत नहीं हुई है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जीन दे रहा है और वो सीधे जो है ले रहा है, बीच में कोई मीडियम नहीं। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन में, वैसे मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो कन्फ्यूजन होगा, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल देखो कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे जीन जो है सीधे जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके अलावा कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन में भी दो बैक्टीरिया के बीच में सीधा कांटेक्ट होता है और यहाँ पे किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक केस स्टडी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र का, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस के थ्रू जीन ट्रांसफ़र होता है दो बैक्टीरियल सेल के बीच में, ठीक है। तो जीन ट्रांसफ़र एक ओवरऑल हमने आइडिया लिया कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जीन ट्रांसफ़र जो है कितने टाइप का होता है। अब जो है हम इसमें जो जीन ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र तीन तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो उसमें हम सबसे पहले कॉन्जुगेशन को ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइप है जिसमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की 1928 में एफ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। तो एफ ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किस बैक्टीरिया पे किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे। ये जो बैक्टीरिया है निमोनिया कॉज करता है। इस बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया, दो स्ट्रेन लिए, एक तो R सेकेंड स्ट्रेन और एक S थर्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन में क्या होता है ना कि जैसे इंसान है, हम ह्यूमन सारे एक जैसे नहीं हैं, कोई ह्यूमन कैसा है, थोड़ा बहुत हम सब में वेरिएशन पाया जाता है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी सभी एक जैसे नहीं होते। अगर मैं स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज की बात करूं तो इस स्ट्रेप्टोकोकस जो है, सारे स्ट्रेप्टोकोकस एक जैसे नहीं होते, उनमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर एक ही स्पीसीज के बैक्टीरियल मेंबर्स के बीच में कुछ वेरिएशंस पाया जाता है तो उनको स्ट्रेन कहते हैं। एक तरीके का जो स्ट्रेन है वो हायर प्लांट और हायर ऑर्गेनिज्म में वो सब स्पीसीज है, ठीक है। लेकिन माइक्रोब्स में सब स्पीसीज कंसेप्ट ना यूज करके स्ट्रेन कंसेप्ट यूज की जाती है, ये ध्यान रखना। तो एफ ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेन यूज किए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के, वो थे R सेकेंड और S थर्ड। जो R सेकेंड है इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता था, तो चूंकि इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है तो ये नॉन पैथोजेनिक था। लेकिन जो S थर्ड है, क्योंकि R सेकेंड, R बोले तो रफ, क्योंकि उसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है इसीलिए उसकी जो सरफेस है वो रफ है। जबकि जो R सेकेंड जो S थर्ड स्ट्रेन है, S थर्ड स्ट्रेन में कैप्सूल पाया जाता था, कैप्सूल प्रेजेंट है, और कैप्सूल प्रेजेंट होने के कारण ये बीमारी कॉज कर रहा था। इसका मतलब ये कैसा नेचर का हो गया, ये पैथोजेनिक नेचर का हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जो R सेकेंड है वो पैथोजेनिक नहीं है, जबकि जो S थर्ड है वो पैथोजेनिक है। तो यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। अब जो R सेकेंड और S थर्ड है इनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब एग्जैक्टली एफ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था क्या, ये तो हल्की सी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें थी। अब हम ये देखते हैं कि एफ ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली किया क्या था। एफ ग्रिफिथ ने क्या किया, इसके दो स्ट्रेन लिए थे, तो सबसे पहले 4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, R सेकेंड जो स्ट्रेन था उसको एक हेल्दी माउस के अंदर डाला, और हेल्दी माउस के अंदर जब उसको डाला चूहे के अंदर, तो वो स्वस्थ रहा, उसको बीमारी नहीं हुई। इसका मतलब R सेकेंड जो है इसके ऊपर R सेकेंड के कारण कोई बीमारी नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये नॉन पैथोजेनिक है।
तब तक उनको नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो S3 है, इस S3 को हेल्दी माइस के अंदर डाला और चूहे के अंदर डाल के जब इन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा तो वो चूहा निमोनिया डिजीज के कारण मर गया, राइट। तो ये जो है चूहा जो है यहाँ पे मर चुका है, ये मर गया। तीसरी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि S3 जो है उसको हीट ट्रीट कर दिया, मतलब उसको गर्म कर दिया, और जब उसको गर्म किया, हीट ट्रीटेड किया, तो हीट ट्रीटेड के बाद जब उसको माइस में डाला तो माइस नहीं मरा। इसका मतलब कि उसका जो, देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में S3 डाल रहे थे उसको गर्म किए बिना तो वो मर रहा था, लेकिन अब उसको गर्म करके डाला S3 को तो चूहा जो है वो नहीं मरा। इसका मतलब गर्म करने से उसका जो डिजीज पैदा करने वाला फैक्टर है वो नष्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई बीमारी नहीं हुई। और वो थर्ड एक्सपेरिमेंट वाली सिचुएशन में जब हीट करके S3 स्ट्रेन डाला था तो वो नहीं मरा। लेकिन चौथा जो एक्सपेरिमेंट है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हीट ट्रीटेड S3, मतलब S3 जो है वो बिल्कुल गर्म किया, उसको हीट किया और हीट ट्रीटेड S3 को 8 सेकंड के साथ मिक्स किया, और जब इनको मिक्स करके डाला और तो इन्होंने देखा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ नहीं मरेगा चूहा। क्यों? क्योंकि 8 सेकंड को जब अलग से डाल रहे थे तो नहीं मर रहा था, हीट ट्रीटेड S3 को जब डाल रहे थे अलग से तो नहीं मर रहा था, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके डाला तो चूहा यहाँ पे मर गया। और ये एक ऐसी घटना थी जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था एफ ग्रिफिथ के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ ऐसा हुआ क्यों? तो इसी चीज की व्याख्या के लिए एफ ग्रिफिथ ने ये बोला कि जब भी हम हीट ट्रीटेड S3 को 8 सेकंड के साथ डालते हैं तो हीटेड S3 जो है वो 8 सेकंड, जो हीटेड S3 है वो 8 सेकंड जो है, क्योंकि हीटेड S3 ये तो मर चुका है, लेकिन ये क्या करता है, ये 8 सेकंड को जो है S3 में कन्वर्ट कर देता है लाइव, जिंदे में, और यही S3 बाद में क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। लेकिन जब सवाल ये उठा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है तो एग्जैक्टली मैकेनिज्म ये नहीं दे पाए और बहुत ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट ये नहीं दे पाए एफ ग्रिफिथ, इसीलिए इन्होंने इस घटना को ग्रिफिथ इफेक्ट नाम दिया और ग्रिफिथ इफेक्ट नाम देके छोड़ दिया। लेकिन साइंस जो है वो बिल्कुल फैक्ट पे चलती है। तो बाद में एक वैज्ञानिक आए 1944 में, 3 वैज्ञानिक एक साथ आए, एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने सेम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1944 में जब रिपीट किया तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डीएनए के कारण होता है, बाकी प्रोटीन और आरएनए का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ से सबसे पहले ये भी पता चला कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये सबसे पहला जो कंक्लूजन था ये भी इसी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और मैकलियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला था, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को लेके उस टाइम एक बहस चल रही थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है और डीएनए हो सकता है, तो इसमें से क्या है, ये चीज़ सबसे पहले प्रूव की थी एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी ने। क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट एफ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, इसीलिए इस क्रेडिट में एफ ग्रिफिथ को भी काउंट किया जाता है। अब एग्जैक्टली इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था तो वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, हीटेड S3 लिया, हीट किल्ड S3 लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जैसे ये टेस्ट ट्यूब में जो अंदर जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट पड़ा है वो हीट किल्ड S3 है, ठीक है। तो अब जब आप S3 को गर्म करके इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो S3 में प्रोटीन, लिपिड भी होगा, शुगर भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसके अलावा इसमें आरएनए भी होगा और इसके अलावा डीएनए भी होगा, क्योंकि आपने बैक्टीरिया को तो गर्म कर दिया, वो टूट गया छोटे छोटे उसमें, तो जो भी उस सेल के अंदर था वो सब अब इस टेस्ट ट्यूब में आ चुका है। अब वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि भाई लिपिड भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, प्लस प्रोटीन भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा बहस चल रही थी वो चल रही थी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को लेके।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब का जितना भी एक्सट्रैक्ट था, अंदर जितना भी हीटेड एस्थर्ड को गर्म करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा था, मिल रहा था, इसके इन्होंने 3 हिस्से कर दिए, 3 टेस्ट ट्यूब में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक एंजाइम ऐड किया, प्रोटीनेज एंजाइम, और जैसे ही प्रोटीनेज एंजाइम इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, इन्होंने ये, अब प्रोटीनेज क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी प्रोटीन रहा होगा, प्रोटीनेज एंजाइम ऐड करने के बाद वहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बचा होगा। अब उसमें आपने R सेकंड ऐड कर दी, जो R सेकंड सेल्स हैं अब इसमें ऐड कर दी, और आपने देखा कुछ टाइम के बाद वहाँ पे S थर्ड सेल्स भी अपीयर हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो वो प्रोटीन के कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो प्रोटीन का कोई हाथ होता तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीनेज एंजाइम डाल के प्रोटीन को ऑलरेडी नष्ट कर दिया है। अब इस सॉल्यूशन में कोई भी प्रोटीन नहीं है। जब कोई प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन का कोई रोल बनता ही नहीं है। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें इन्होंने प्रोटीनेज नहीं डाला, उसकी जगह पर क्या डाल दिया, आरएनएज एंजाइम डाल दिया। और जो आरएनएज एंजाइम है, नाम से ही क्लियर है, वो आरएनए को डिग्रेड कर देता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी आरएनए था उसको आरएनएज एंजाइम ऐड करके क्या कर दिया, नष्ट कर दिया गया। अब जब इसमें आरएनएज एंजाइम डाल दिया तो अब इसके अंदर कोई आरएनए बचा हुआ नहीं है, और अब इसमें हमने R सेल्स डाली। R सेल्स कौन सी, R सेकंड स्टेन, और जैसे ही हमने इसमें R सेकंड स्टेन सेल्स डाली, इसके अंदर हमें S थर्ड, राइट, तो जो S थर्ड सेल्स हैं वो हमें यहाँ पे अपीयर हुई, और S थर्ड सेल्स जहाँ जैसे ही अपीयर होती हैं, यहाँ पे एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि आरएनए का भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ R सेकंड डाल रहे हैं और उसमें कुछ S थर्ड भी वहाँ पे बन रही हैं। लेकिन तीसरे केस में इन्होंने क्या किया, तीसरी टेस्ट ट्यूब में एक दूसरा एंजाइम डीएनएज डाल दिया। डीएनएज क्या करता है कि डीएनए को वो किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी डीएनए रहा होगा उस डीएनए को डीएनएज एंजाइम ने क्या कर दिया होगा, पूरा ख़त्म। तो इस सॉल्यूशन में कोई भी डीएनए अब नहीं है। जब डीएनए नहीं है और अब इसमें हमने कोई R सेल्स डाली, R सेकंड स्टेन बैक्टीरिया डाला, तो यहाँ पे हमें कोई भी S थर्ड सेल्स अपीयर नहीं हुई। इसका मतलब इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का क्या कारण रहा, डीएनए, क्योंकि यहाँ पे हमने डीएनएज एंजाइम डाल के डीएनए को पूरी तरह से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन टाइप ऑफ बैक्टीरियल कन्वर्जन इनटू अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए का मेन रोल होता है। तो ये बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये जो डीएनए, चलो यहाँ इस सॉल्यूशन में डीएनए रहा होगा तो उसको R सेकंड सेल ने कैप्चर कर लिया, लेकिन R सेकंड सेल ने जब इस डीएनए को कैप्चर किया तो वो S थर्ड में कैसे कन्वर्ट हो गई, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो जब बात मैकेनिज्म की उठी, तो यहाँ पर जब मैकेनिज्म की बात उठी तो यहाँ पर फिर वैज्ञानिकों ने इसकी मैकेनिज्म की स्टडी की और एक मॉडल प्रपोज किया जिसको लैक्स मॉडल कहते हैं। और ये जो लैक्स मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। इसी लैक्स मॉडल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और ये लैक्स मॉडल हमें ये बताएगा कि बैक्टीरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, आपको ये बड़े अच्छे से ये चीज़ें समझनी है। जैसे ही आप सॉल्यूशन में डीएनए डालते हो
तो कोई भी बैक्टीरियल सेल जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेगी, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस पे एक प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। उस प्रोटीन का नाम है कॉम्पिटेंस फैक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन पाई जा रही है, वो तभी ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है, और उस प्रोटीन का नाम है कॉम्पिटेंस फैक्टर या कॉम्पिटेंस प्रोटीन। और जिस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। इसका मतलब कि हर बैक्टीरिया के अंदर कॉम्पिटेंस फैक्टर पाया जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया में ही ये प्रोटीन पाई जाती है, और जिसमें ये बैक्टीरिया में ये प्रोटीन पाई जाती है उस बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। और उस प्रोटीन को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जा रही है और जो ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है, इसको हम कॉम्पिटेंस फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस फैक्टर है, ये जो है डबल स्टैंड डीएनए, जो भी सॉल्यूशन, जैसे बाहर की तरफ सॉल्यूशन है तो अगर उस सॉल्यूशन में डबल स्टैंड डीएनए आता है, वो डबल स्टैंड डीएनए चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो, उसको वो सॉल्यूशन से पिक करता है। मतलब वहाँ डबल स्टैंड डीएनए जैसे ही उस प्रोटीन से बाइंड करेगा तो वो प्रोटीन उस डबल स्टैंड डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। वो कॉम्पिटेंस फैक्टर जो है, जो ये प्रोटीन है, वो ये नहीं देखेगी कि ये जो डीएनए है जिसको वो अंदर कर रहा है वो इसी सेल का है या किसी और सेल का है। इसका मतलब कि बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए ले रहा है, डीएनए अपटेक जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो डबल स्टैंड डीएनए यहाँ बाहर की तरफ सॉल्यूशन में था, इस कॉम्पिटेंस फैक्टर ने इसको पिक करके कहाँ डाल दिया, अंदर साइटोप्लाज्म में डाल दिया। तो अपटेक ऑफ डीएनए बाय कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या है। तो कॉम्पिटेंस फैक्टर हर बैक्टीरिया में नहीं होता, इसका मतलब हर बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहलाए ये जरूरी नहीं है। और जब कॉम्पिटेंस फैक्टर हर बैक्टीरिया में नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी हर बैक्टीरिया शो नहीं कर सकता। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। दूसरा, ये जो डबल स्टैंड डीएनए बाहर सॉल्यूशन में आप दे रहे हो, ये कॉम्पिटेंस फैक्टर यहाँ पे ये चेक नहीं करेगा कि ये इसी की प्रजाति का है या किसी और स्पीसीज का है। इसका मतलब अपटेक ऑफ दिस डबल स्टैंड डीएनए इज ए नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस। अब ये डीएनए कहाँ चला गया? ये चला गया बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है तो उस जाने के टाइम पे ये कैसा था? ये था डबल स्टैंड डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इसके एक स्ट्रैंड को बिल्कुल डिग्रेड कर दिया जाता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। तो डबल स्टैंड डीएनए तो था, लेकिन जैसे ही ये डबल स्टैंड डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचा, उसके दो स्टैंड में से एक स्टैंड को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, काट दिया गया। अब ये सिंगल स्टैंड डीएनए के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे जो सिंगल स्टैंड डीएनए है, यहाँ तक की सारी प्रोसेस नॉन स्पेसिफिक है। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया यहाँ तक जितनी भी प्रोसेस दिखा रहा है, ये सारी की सारी प्रोसेस नॉन स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन में कोई सा भी डीएनए डाल दो, यहाँ तक तो वो स्टेप फॉलो करेगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरियल सेल अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। अब वो ये पूछती है कि भाई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आगे बढ़ाया जाए इसको फर्दर प्रोसेस में या नहीं बढ़ाया जाए। तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो बाहर से आया है इसी बैक्टीरिया की स्पीसीज का है तो ये दोनों घटनाएं होती हैं। अगर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इस स्पीसीज का नहीं है तो इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को भी खत्म कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के कारण। तो इसका मतलब कि
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनने के बाद आगे की जितनी भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक रूट हैं। अगर वो सेम स्पीसीज का डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वरना ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है ये दो तरीके से काम कर सकता है। या तो ये मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाए, जो मेन डीएनए, और मेन डीएनए के साथ जब इंटीग्रेट हो गया तो यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर अब वो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया डीएनए का फ्रैगमेंट इस मेन डीएनए में ऐड हुआ है। लेकिन कभी कभी वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी पड़ा रहता है प्लाज्मिड के रूप में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन जो है उसका किस तरीके से रेगुलेशन कर रही है, वो इधर इंटीग्रेट होगा मेन जीनोम के साथ या प्लाज्मिड के रूप में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, अब ये देखो कि लैक्स मॉडल जो है यही एक्सप्लेन करता है कि स्टार्टिंग के जो कुछ स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन में वो नॉन स्पेसिफिक हैं, नॉन स्पेसिफिक रूट को फॉलो करते हैं, लेकिन बाद के जो स्टेप्स हैं आफ्टर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनने के बाद वो सारे के सारे स्पेसिफिक रूट को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लैक्स मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वहाँ पे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो लैक्स मॉडल है इसमें जो है ये किस तरीके से नॉन स्पेसिफिक पैटर्न है अपटेक का, कॉम्पिटेंस फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन की। ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ और याद रखना कि लिविंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दोनों तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हम यूज करने लगे हैं कि आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली करवा रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी नेचर में भी पाया जाता है। और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एग्जांपल है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तो नेचर में हो रहा है, हमने नहीं उसको इंड्यूस किया है। लेकिन आर्टिफिशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आजकल हम लेबोरेटरी में काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर वर्ड आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड हम यूजुअली प्लांट या बैक्टीरियल सेल के केस में ही यूज करते हैं। मतलब एक तरह की सेल दूसरी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी प्लांट या बैक्टीरियल के केस में ही मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि एनिमल सेल के केस में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्यूमर फॉर्मेशन। इसीलिए एनिमल में सेल में ट्रांसफॉर्मेशन यूज ना करके यहाँ पर ट्रांसफैक्शन वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? ट्रांसफैक्शन। एनिमल सेल में ट्रांसफैक्शंस यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, क्योंकि एनिमल सेल के केस में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन की बात करेंगे।